आज की क्लास में हम लोग भाग 5 का ही अध्ययन करेंगे। भाग 5 जो कि अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक है। तो इसमें हम लोग अनुच्छेद 52 से लेकर के 92 तक अध्ययन कर चुके हैं। अब 92 के बाद आर्टिकल 93 से हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसमें आप देखिएगा, मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम लोगों को अध्ययन कैसे करना है। तो हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लोग आर्टिकल पढ़ लेंगे कि इसका क्या मतलब है, क्या मायने है, और जब आर्टिकल खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग उसका डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ेंगे। तो भाग 5 का जो है पहले आर्टिकल हम लोग समझ लेंगे और उसके बाद भाग 5 का डिस्क्रिप्टिव आएगा। भाग 5 जो कि संघ है, संघ यानी यूनियन, केंद्र, उसमें ये काफी लंबा सेक्शन है। इसमें देखिएगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री, है ना, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, सुप्रीम कोर्ट, सब भाग 5 में ही है। तो बारी बारी से हम लोग इसी तरीके से अध्ययन करते हुए चलेंगे। तो इसमें अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से आग्रह है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स भी करिए। ठीक, भाग 5 संघ जो कि यूनियन है। अब इसमें हम लोग 93 से शुरू करेंगे। देखिए, अनुच्छेद 52 से लेकर के 92 तक पहले आपको बताया जा चुका है पहले वाले क्लास में। तो हम लोग 93 से शुरू करेंगे, और इसमें लिखिएगा लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, इसका इंग्लिश स्पीकर होता है, एवं उपाध्यक्ष, वाइस स्पीकर। ठीक, तो जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं या उपाध्यक्ष होते हैं, इसका संवैधानिक प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 93 में किया गया है। ध्यान रखेंगे, अध्यक्ष का इंग्लिश यहाँ स्पीकर होता है। देखिए, भारत की जो संसदीय प्रणाली है ये ब्रिटेन से लिया गया है। तो ब्रिटेन का बहुत सारा चीज भारत में देखिएगा नकल किया गया है, बस नाम में परिवर्तित कर दिया गया है। जब डिस्क्रिप्टिव शुरू होगा तो वहां देखिएगा मामले बहुत सारा स्पष्टता के साथ आएगा। तो यह भी स्पीकर शब्द जो है ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ब्रिटिश संसदीय इतिहास उस समय थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे तो वहां इसके विषय में आएगा, है ना। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान अनुच्छेद 93 में किया गया है। अब आगे देखिएगा अनुच्छेद 94, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद रिक्त होना, पद से त्याग देना, त्याग पत्र लिख लीजिए, त्याग पत्र देना, एवं पद से हटना। ठीक, तो 94 का रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद से त्याग पत्र देना एवं पद से हटना। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे अगर केंद्र में आप देखिएगा तो दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा की अगर बात किया जाए तो इसमें सभापति होते हैं और उपसभापति होते हैं। सभापति का इंग्लिश चेयरमैन होगा और अध्यक्ष का इंग्लिश स्पीकर होगा। तो मैं पहले भी आपको बताया हूं कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, चेयरमैन होते हैं, ये उपराष्ट्रपति होते हैं। अनुच्छेद 64 कहता है कि जो व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा वह स्वतः राज्यसभा का सभापति हो जाता है।
तो इससे क्या क्या निष्कर्ष निकला, क्या क्या कंक्लूजन निकला। पहली बात कि जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। दूसरी बात, राज्यसभा के सभापति का जो चुनाव होता है वो राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा नहीं होता है, क्योंकि इसका चुनाव तो राज्य सभापति का चुनाव अलग से होता ही नहीं है। जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बना वो सभापति बन जाता है। इसी तरीके से अगर लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अगर बात किया जाए तो पहली बात की लोकसभा का अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो, ये पहली बात की लोकसभा का मेंबर होते हैं, और दूसरी बात ये लोकसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। तो अब यहां कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, रिक्त मतलब खाली होना। तो अगर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्य नहीं रह जाते हैं तो ऐसी स्थिति में इनका अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद खाली हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। इसी में त्याग पत्र की भी बात किया गया है। अध्यक्ष जो है अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देंगे और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देंगे। पद से हटाने की अगर बात किया जाए तो अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो, इनको हटाने के लिए प्रस्ताव भी आपको लोकसभा में ही लाया जाता है। लोकसभा ही इनको हटा भी सकता है और नियुक्त भी कर सकता है। बस अब आगे देखिएगा, अनुच्छेद 95 लोकसभा के अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर उपाध्यक्ष के द्वारा अध्यक्ष के रूप में कार्य करना। ठीक है, तो 95 कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर उपाध्यक्ष के द्वारा अध्यक्ष के रूप में कार्य करना। तो यदि किसी कारण से लोकसभा के अध्यक्ष अपने पद पर नहीं रह जाते हैं तो ऐसी स्थिति में लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करेगा? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष कार्य करेंगे। अब एक सवाल यहां ये उठता है कि ठीक है, अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो इनका कार्यभार उपाध्यक्ष संभालेंगे। अब इसमें यह सवाल उठता है कि मान लिया जाए कि उपाध्यक्ष भी अपने पद पर न रह जाएं, अध्यक्ष तो मान लीजिए नहीं है और उपाध्यक्ष भी अपने पद पर न रह जाएं, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? तो नोट में समझिएगा, ऐसी स्थिति में लोकसभा के किसी वरीय सदस्य को, लोकसभा के किसी वरीय मतलब वरिष्ठ सीनियर वरीय सदस्य को राष्ट्रपति चुनते हैं, मनोनीत करते हैं, है ना। जब तक नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता है और मान लीजिए उपाध्यक्ष भी नहीं रहते हैं तो ऐसी स्थिति में लोकसभा के अध्यक्ष के लिए राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं लोकसभा के किसी वरीय सदस्य को, है ना। बस अब आगे देखिएगा, आर्टिकल 96 लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प सदन में विचाराधीन हो तब इनको पीठासीन नहीं होना। ठीक, 96 कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष
को पद से हटाने का संकल्प सदन, सदन मतलब हाउस है ना, सदन में विचाराधीन हो, तब उनको पीठासीन नहीं होना। पीठासीन का मतलब कि अब वो अध्यक्ष उपाध्यक्ष के रूप में कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, अध्यक्षता नहीं करेंगे, है ना। अगर इनको हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है तो 96 कह रहा है कि ये पीठासीन अधिकारी नहीं रह जाएंगे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं रहेंगे, ऐसी स्थिति में अध्यक्षता नहीं करेंगे। बस अब आगे देखिएगा आर्टिकल 97, सभापति उपसभापति और अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ता है ना। देखिए यहां सभापति और उपसभापति लिखा गया है, तो सभापति का मतलब कि राज्यसभा का, राज्यसभा की जो अध्यक्षता करते हैं उसको आप अध्यक्ष नहीं कह सकते हैं, यह शब्द गलत होता है। राज्यसभा के मामले में सभापति या उपसभापति शब्द का प्रयोग किया जाता है, और लोकसभा के मामले में स्पीकर यानी अध्यक्ष शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो 97 क्या कह रहा है, सभापति उपसभापति मतलब राज्यसभा वाला, और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मतलब लोकसभा वाला के वेतन एवं भत्ता का यहां प्रावधान किया गया है 97 में, है ना। और एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं पहले भी आपको बताया हूं कि देखिए जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति भी होता है। तो अब सवाल उठता है कि सभापति का वेतन कितना और उपराष्ट्रपति का वेतन कितना। तो ध्यान रखिएगा उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं होता है, ये पहले भी मैं बताया हूं। जो भी उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है वो सभापति के हैसियत से दिया जाता है, ये पिछले क्लास में हमने आपको बताया भी है ना। तो सभापति हो, उपसभापति हो, स्पीकर हो या डिप्टी स्पीकर हो, है ना, तो इनके वेतन और भत्ता का प्रावधान यही किया गया है। वेतन मतलब सैलरी और भत्ता मतलब अलाउंस। आप जब सरकारी नौकरी करिएगा तो सैलरी के साथ साथ आपको बहुत सारा अलाउंस भी दिया जाता है, जैसे महंगाई भत्ता, है ना, रूम रेंट वगैरह, अलग अलग अलाउंस मिलता है, अलाउंस, है ना, उसी को भत्ता कहा जाता है। तो इस तरीके से अब आगे देखिएगा आर्टिकल 98, संसद का सचिवालय, ठीक, संसदीय कार्य को कार्य रूप देने के लिए संसद का एक सेक्रेटेरिएट होता है, सचिवालय होता है। संसद जो कुछ भी निर्णय लेती है इसके सेक्रेटेरिएट के माध्यम से टोटल ये कार्य किया जाता है। तो सवाल पूछेगा कि संसद के सचिवालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 98। अब आगे देखिएगा अनुच्छेद 99, संसद के सदस्यों का शपथ है, शपथ यानी ओथ एवं प्रतिज्ञान है। तो संसद के सदस्यों के शपथ का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 99 में किया गया है। देखिए शपथ का मतलब होता है कसम खाना, है ना, कसम खाना। कसम खाना मतलब संविधान की कसम खाना। कोई भी जो संवैधानिक पद होता है बिना शपथ के वो कार्यभार नहीं संभाल सकता है। जनता मान लीजिए किसी लोकसभा के मेंबर को चुनती है,
तो जनता चुन ली तो इसका मतलब यह नहीं कि वो लोकसभा का मेंबर अभी बन गया। जब तक वो राष्ट्रपति से शपथ नहीं ग्रहण करेगा तब तक वो मेंबर, वास्तविक मेंबर नहीं कहा जाता है। तो उसमें देखिएगा संवैधानिक शपथ लिवाया जाता है ना, कि संविधान के कर्तव्यों का हम पालन करेंगे, गोपनीयता रखेंगे। गोपनीयता मतलब किसी भी चीज को उजागर नहीं करेंगे। बहुत सारा मामला सीक्रेसी वाला होता है, गोपनीय रखना होता है ना। जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को बहुत सारी चीजों की जानकारी होती है कि कहां परमाणु बम है, किस किस देश में भारत का खुफिया विभाग का एजेंट है, तो ये सब बताना नहीं है ना, जो कुछ भी हो। तो ये था 99 में संसद के सदस्यों का शपथ। अब आगे देखिएगा अनुच्छेद 100 में लिखिएगा संसद में मतदान यानी वोटिंग और रिक्तियों के बावजूद सदन को कार्य करने की शक्ति है ना। तो भारत में कोई भी जो निर्णय होता है वो वोटिंग के द्वारा होता है। संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। सदन में जो भी प्रस्ताव रखे जाते हैं उसको विधेयक कहा जाता है, बिल कहा जाता है। पहले सामान्य प्रक्रिया यह है कि संसद के दोनों सदन में पहले उस पर चर्चा होगा, बहस होगा कि विधेयक किस लिए लाया जा रहा है, देश हित में इसका क्या काम है, जनता के कल्याण के लिए कितना कारगर होगा। विपक्षी मेंबर जो हैं इसके कमियों को उजागर करेंगे। पहले चर्चा होगा, चर्चा होने के बाद वोटिंग के द्वारा यह तय होता है। अगर पक्ष में ज्यादा वोट आ गया तो विधेयक पास माना जाएगा, फिर दूसरे सदन में जाएगा, दूसरे सदन में भी इसी तरीके की प्रक्रिया अपनाई जाएगी और इसके जब यह भी पारित कर देगा तो राष्ट्रपति के पास जाएगा और जब राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देंगे, सिग्नेचर कर देंगे, तो ये विधेयक अधिनियम कहलाने लगता है, एक्ट कहलाने लगता है, मतलब कानून कहलाने लगता है। तो संसद में जो मतदान की प्रक्रिया का प्रावधान है वो अनुच्छेद 100 में है। इसी 100 में कह रहा है कि रिक्तियों के बावजूद भी संसद को कार्य करने की शक्ति है। मान लीजिए कुछ मेंबर संसद में नहीं है तो ऐसी स्थिति में भी संसदीय कार्य हो सकता है। हाँ, इसमें भी लिमिटेशन है, इसमें भी गण पूर्ति का एक नियम लगाया गया है। गण पूर्ति होगा तभी संसद की कार्रवाई हो सकती है और गण पूर्ति का आंकड़ा कितना है तो 1/10 या इसी को 10% भी कहा जाता है। हर एक सदन का, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसका 1/10 या 10% सदस्य कम से कम सदन में उपस्थित रहेंगे तभी संसदीय कार्य हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती है। इसमें भी देखिएगा लोकसभा के मामले में अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं और राज्यसभा के मामले में सभापति होते हैं। तो जब वोटिंग होगा, मतदान होगा, तो सामान्य स्थिति में अध्यक्ष हो या सभापति हो, सामान्य स्थिति में ये मतदान में हिस्सा नहीं लेते हैं, मतलब वोट नहीं देते हैं। ये तब वोट देंगे जब मामला टाई कर जाए, बराबर का हो जाए। जैसे मान लीजिए 100 वोट पक्ष में पड़ गया, 100 वोट विपक्ष यानी विरोध में पड़ गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देता है। अगर पक्ष में दे दिया तो विधेयक पास, अब विपक्ष में दे दिया तो विधेयक फेल। तो इस तरीके से ये किया गया है ना। फिर अब आगे लिखिएगा आर्टिकल 101, अनुच्छेद 101 स्थानों का रिक्त होना
ठीक, देखिए ऐसे ही लिखेगा स्थानों का रिक्त होना। स्थानों का रिक्त होना मतलब ये संसद के सदस्यों की बात कर रहा है, संसद के सदस्यों की बात कर रहा है कि संसद के सदस्यों का स्थान रिक्त यानी खाली कैसे होगा। तो इसमें पहला खाली होने का प्रावधान ये है कि भारत में दोहरी सदस्यता का निषेध है। दोहरी सदस्यता का निषेध है। पहली बात, दोहरी सदस्यता का निषेध का मतलब कोई भी व्यक्ति एक ही साथ लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता है, या राज्य के जो सदन होते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या एमएलसी, इन चारों में से किसी एक का ही मेंबर कोई व्यक्ति हो सकता है। दोहरी सदस्यता नहीं हो सकती है, दो का वो मेंबर नहीं हो सकता है। अगर वो दो का मेंबर होगा तो उसमें से एक स्थान उसका रिक्त हो जाएगा, खाली हो जाएगा। पहला ये है। दूसरा, इसमें त्याग का भी मामला होता है। त्याग मतलब त्याग पत्र, वो स्वयं से अपना त्याग पत्र दे करके अपना स्थान खाली कर सकता है। तीसरा, इसमें रिक्त होने का जो कारण है वो अनुपस्थिति का है। अनुपस्थिति, अगर कोई सदस्य किसी भी सदन से लगातार बिना सूचना के लगातार 60 दिनों तक अगर वो अनुपस्थित रहता है, गायब रहता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी सदस्यता समाप्त मानी जाती है, उसका स्थान रिक्त यानी खाली माना जाता है ना। बस अब आगे लिखिएगा अनुच्छेद 102। संसद के सदस्यों की निर्हरताएं। देखिए ये निर्हरताएं निर्हरता का मतलब होता है अयोग्यता, है ना। ऐसे भी आप कभी कभी फॉर्म भरिएगा तो देखिएगा ऐसे लिखा रहता है अहर्ता। आपकी क्या अहर्ता है? अहर्ता मतलब योग्यता। अहर्ता मतलब योग्यता, आपकी एबिलिटी क्या है। और अहर्ता का एंटोनिम्स विपरीत जो होता है वो निर्हरता होता है। निर्हरता मतलब अयोग्यता, अयोग्यता, है ना। अहर्ता मतलब योग्यता, निर्हरता मतलब अयोग्यता। तो देखिए ये सब संवैधानिक शब्द है, जब आपसे एग्जाम में पूछेगा तो ऐसा ही शब्द निर्हरता शब्द का प्रयोग करेगा। आपके समझने के लिए मैं यहां बता रहा हूं ये। तो संसद के सदस्यों की निर्हरताएं मतलब क्या क्या अयोग्यता हो सकता है ना। मतलब वो अपने पद पर नहीं रह पाएंगे, अयोग्यता मतलब हटा दिए जाएंगे। तो इसमें क्या क्या है प्रावधान? तो पहला नंबर दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता का मतलब आप भारत का संविधान केवल एक नागरिकता की प्रावधान करता है। जब भी आप किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं आपकी संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। दूसरा इसमें प्रावधान है लाभ के पद पर आप नहीं हो सकते हैं। लाभ के पद पर अगर आप रहिएगा तो आपकी संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। देखिए लाभ का पद संक्षेप में समझने के लिए, एक लाइन में समझने के लिए समझिएगा, जो भी सरकारी नौकरी है वो लाभ का पद है, चाहे वो चपरासी हो या अधिकारी हो। ठीक। तीसरा इसमें मामला है विकृति चित्त। विकृति चित्त, विकृति चित्त मतलब पागल, मानसिक रोगी। जो मानसिक रूप से विकृत हो गया, पागल हो गया, वो भी संसद का मेंबर नहीं रह सकता है। चौथा इसमें मामला है दिवालिया का। अगर कोई व्यक्ति दिवालिया हो जाता है
तो उसकी भी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। अब यहां दिवालिया का मतलब समझिएगा। दिवालिया का मतलब बहुत लोग पागल समझता है, नहीं। पहली बात की जान लीजिए, दिवालिया जो शब्द है इसका इंग्लिश जो होता है इंसॉल्वेंट होता है या बैंक करप्ट भी होता है। बैंक करप्ट है ना, इंसॉल्वेंट या बैंक करप्ट। तो दिवालिया जो शब्द है, पहली बात कि ये आर्थिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, और दूसरा नंबर ये न्यायालय का मामला है, कोर्ट का। दिवालिया कहने का मतलब अगर किसी व्यक्ति पर इतना ज्यादा ऋण हो जाए, कर्जा हो जाए कि उसकी भरपाई उसके टोटल पूंजी बेचने पर भी न किया जा सके, तो ऐसी स्थिति में दिवालिया घोषित किया जाता है। और ध्यान रखिएगा, दिवालिया जब भी घोषित करेगा वो कोर्ट करेगा, न्यायालय करेगा। सरकार और आम आदमी को अधिकार नहीं है किसी व्यक्ति को दिवालिया घोषित करने का। दिवालिया न्यायालय घोषित करेगा। किस मामले में करेगा? तो जब व्यक्ति पर बहुत ज्यादा कर्जा हो जाता है और उसकी भरपाई करना उसके लिए असंभव हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय उस व्यक्ति को दिवालिया घोषित कर देता है। कुछ दिवालिया घोषित किए गए व्यक्तियों का नाम भी आप जानते होंगे। जैसे अभी कुछ वर्षों में कुछ व्यक्तियों को न्यायालय के द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है। जैसे ललित मोदी हो गए, नीरव मोदी हो गए, वो किंग फिशर का था, हाँ, विजय माल्या हो गया, है ना। ये सब दिवालिया घोषित किए गए। तो अगर कोर्ट किसी व्यक्ति को दिवालिया घोषित कर देता है तो फिर संसद का मेंबर नहीं रह सकता है ना। तो ये था आपका अनुच्छेद 102। अब आगे लिखिएगा अनुच्छेद 103। संसद के सदस्यों की निर्भरता, निर्भरता मतलब अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय। ठीक। तो अनुच्छेद 103 कह रहा है कि संसद के सदस्यों की निर्भरता, अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय, मतलब कौन निश्चय करेगा? अगर मान लीजिए किसी संसद के सदस्य पर अयोग्यता का आरोप लगा है, मान लीजिए विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिया या दिवालिया हो गया या लाभ का पद ग्रहण किया है, तो स्वाभाविक है अब उसके पद से हटाया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कौन अयोग्य घोषित करेगा, मतलब कौन उसकी सदस्यता समाप्त करेगा? तो पहली बात, उसकी सदस्यता राष्ट्रपति के द्वारा समाप्त किया जाएगा। राष्ट्रपति संसद के सदस्यों की सदस्यता खत्म करेंगे। नंबर 2, राष्ट्रपति जो भी निर्णय लेंगे चुनाव आयोग के सलाह पर लेंगे। चुनाव आयोग जो सलाह देगा इनको, उसी आधार पर ये निर्णय लेंगे। तीसरी नंबर, राष्ट्रपति का जो निर्णय होगा, राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम माना जाएगा। अंतिम मतलब अब इसको कहीं चुनौती नहीं दिया जा सकता है ना। अगर राष्ट्रपति जो भी निर्णय ले लेंगे, मान लीजिए सदस्यता खत्म करने का निर्णय ले लेते हैं, तो ये अंतिम होगा, मतलब खत्म। अब कहीं आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहीं भी नहीं, है ना। तो ये था अनुच्छेद 103। अब आगे देखिएगा अनुच्छेद 104। अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने से पहले या निर्हित मतलब अयोग्य
या निर्हित निर्हित करने का निर्णय लेने के बाद सदस्यों को संसद में बैठने या मत देने मत मतलब वोट देने के लिए शास्ति का प्रावधान है ना, शास्ति का प्रावधान, शास्ति को फिर से मैं लिख दे रहा हूं। ठीक, अब आर्टिकल 104 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 99 के अधीन, अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने से पहले 99 में आप देखिएगा संसद के सदस्यों का शपथ का प्रावधान किया गया है। तो ये कह रहा है कि अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने से पहले, मतलब सदस्य का भी शपथ ग्रहण नहीं हुआ है राष्ट्रपति के द्वारा। मैंने पहले भी बताया कि जब तक शपथ नहीं हो जाएगा मेंबर नहीं माना जाएगा, और जब तक वो मेंबर नहीं है संसद के सदन में वो हिस्सा नहीं ले सकता है। ठीक, या निर्हित मतलब अयोग्य, उसको उसका सदस्यता खत्म किया गया। निर्हित करने का निर्णय लेने के बाद सदस्यों को संसद में बैठने या मत देने के लिए शास्ति का प्रावधान। देखिए यहां शब्द आया शास्ति, देखिए ऐसा ही शब्द लिखेगा, इसका अर्थ आपको समझना है। शास्ति का मतलब होता है जुर्माना, जुर्माना। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए शपथ नहीं लिया है राष्ट्रपति के द्वारा, या उसको हटाने का निर्णय लिया जा रहा है, तो भी वो संसद में बैठ सकता है, यही अनुच्छेद 104 कहता है। लेकिन उसको शास्ति देना होगा, मतलब जुर्माना देना होगा। कितना जुर्माना देना होगा? तो प्रतिदिन उसको 500 रुपया देना होगा। प्रतिदिन कितना देगा? 500 रुपया वो देगा, है ना। तब वो संसद में बैठ सकता है और वोट भी दे सकता है। तो ये था आपका अनुच्छेद 104। अब आगे देखिएगा अनुच्छेद 105, संसद के सदस्यों एवं संसदीय समितियों की शक्ति एवं विशेषाधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 105 क्या कर रहा है? संसद के सदस्यों एवं संसदीय समितियों को शक्ति एवं विशेषाधिकार। तो आप भी जानते हैं संसद का जो सदस्य होता है, या बहुत सारा संसदीय समिति भी होता है। संसदीय समिति डिस्क्रिप्टिव में आएगा भी, जैसे प्राक्कलन समिति हो गया, लोक लेखा समिति हो गया, इस तरीके से कुछ संसदीय समिति आएगा, पार्लियामेंट्री कमेटी। तो चाहे संसद का मेंबर हो या संसदीय समिति हो, एक तो इनको अलग से पावर दिया गया है, और दूसरा नंबर इनको अलग से विशेष अधिकार दिया गया है जो सबको नहीं दिया जाता है। जैसे बहुत सारा आप भी जानते होंगे कि संसद के मेंबर को गिरफ्तारी से छूट होता है। अगर कोई वो अपराध करता है तो संसद के मेंबर को गिरफ्तार करने से पहले ध्यान रखिएगा, अगर वो लोकसभा का मेंबर है तो लोकसभा के अध्यक्ष से परमिशन लेना पड़ता है। अगर वो राज्यसभा का मेंबर है तो राज्यसभा के सभापति से
अनुमति लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा, तब जाके उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारी इनको विशेष अधिकार दिया गया है और इसका प्रावधान कहां किया गया है? अनुच्छेद 105 में किया गया है। अब आगे देखिएगा, अनुच्छेद 106 संसद के सदस्यों का वेतन एवं भत्ता ठीक। तो संसद के सदस्यों को जो वेतन और भत्ता, भत्ता मतलब वेतन मतलब सैलरी और भत्ता मतलब अलाउंस, ये जो दिया जाता है, तो इसका प्रावधान कहां है? अनुच्छेद 106 में है। संसद के सदस्य को वेतन जो मिलता है और जो अलाउंस मिलता है, इसका प्रावधान अनुच्छेद 106 में है। अब आगे लिखिएगा, अनुच्छेद 107 विधेयकों के पूर्व स्थापन तथा पारित, पारित मतलब पास किए जाने के संबंध में प्रावधान, प्रावधान या उपबंध एक ही चीज है, प्रोविजन ठीक। विधेयकों के पूर्व स्थापन तथा पारित किए जाने के संबंध में प्रावधान, मैं पहले भी बताया हूं कि संसद में चर्चा होता है, फिर इसके बाद वोटिंग होता है और वोटिंग हो करके ये पारित होता है लोकसभा और राज्यसभा से, और उसके बाद ये राष्ट्रपति के पास जाता है, और जब राष्ट्रपति सिग्नेचर करते हैं तब ये अधिनियम यानी कानून कहलाता है। तो किसी विधेयक को पारित करने से संबंधित लोकसभा और राज्यसभा के मामले में 4 मामले महत्वपूर्ण है। तो चारों मामलों को समझिएगा, कौन कौन सा 4 मामला है। तो पहला नंबर, जैसे ये 2 सदन हो गया, इधर मैं कर दे रहा हूं, ये लोकसभा हो गया और ये राज्यसभा हो गया। तो कोई भी जो विधेयक, विधेयक का मतलब विधेयक यानी बिल, संसद के पटल पर जो भी प्रस्ताव रखे जाते हैं उसको विधेयक कहा जाता है। और विधेयक जब दोनों सदन से पास होता है और जब उस पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है तो वही अधिनियम कहलाता है, यानी एक्ट कहलाता है, कानून कहलाता है। तो अब इसमें 4 तरीके का प्रावधान है। क्या क्या है? तो पहला है कि विधेयक किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है। पहला है कि विधेयक जो है किसी भी सदन से, चाहे राज्यसभा से शुरू किया जाए या लोकसभा से शुरू किया जाए, लेकिन 2 विधेयक को छोड़ करके। किसको किसको? तो धन विधेयक यानी मनी बिल और दूसरा वित्त विधेयक यानी फाइनेंस बिल। 2 विधेयक को छोड़ करके शेष कोई भी विधेयक होगा संसद के किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है। ध्यान रखेंगे, धन विधेयक यानी मनी बिल, वित्त विधेयक यानी फाइनेंस बिल, ये हर हाल में लोकसभा से ही शुरू होता है। आगे डिस्क्रिप्टिव में आएगा, बहुत कुछ मामले बचे हुए हैं, ध्यान से सुनिएगा। धन विधेयक हो या वित्त विधेयक हो, ये लोकसभा से शुरू होगा, और धन विधेयक के मामले में लोकसभा को एकाधिकार प्राप्त होता है। एकाधिकार यानी मोनोपोली, मोनोपोली इकोनॉमी का बहुत बड़ा शब्द है जो आगे आएगा। एकाधिकार का मतलब होता है केवल इसी को अधिकार है। अगर धन विधेयक को लोकसभा पारित कर दिया, पास कर दिया, तो 14 दिन के अंदर राज्यसभा को पास करना है। अगर 14 दिन के अंदर राज्यसभा पास कर देता है, अच्छी बात है, और नहीं पास करेगा, 15वां दिन होगा, अब माना जाएगा कि राज्यसभा ने पारित कर दिया, करे चाहे मत करे। मतलब समझ रहे हैं? 14 दिन के अंदर अगर राज्यसभा पास कर देता है तो अच्छी बात है, और नहीं करेगा, अब 15वां दिन इंतजार किया जाएगा। अब 15वां दिन होगा,
माना जाएगा कि राज्यसभा ने पारित कर दिया, बात खत्म। ठीक, तो धन विधेयक और वित्त विधेयक को छोड़ करके शेष कोई भी विधेयक को संसद के किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है। अब इसमें दूसरा मामला क्या है, दूसरा समझिएगा, अगर किसी विधेयक को, ये लोकसभा हो गया और ये राज्यसभा हो गया, यदि किसी विधेयक को राज्यसभा ने, नहीं पहले इसको समझ लेते हैं, पहले दूसरा ये समझ लेते हैं, विधेयक संसद की सत्रावसान के कारण खत्म नहीं होगा। ठीक है, विधेयक जो है संसद के, इसको देखिए खत्म के जगह व्यापक भी लिखता है। मैं पहले भी आपको बताते रहा हूं कि हर एक विषय का अपना कुछ शब्दावली होता है, ये सब संवैधानिक शब्द है, ये सब समझते हुए आपको चलना है, क्योंकि ऐसे ही शब्द का प्रयोग करता है। जब आप इकोनॉमी पढ़ेंगे तो वहां देखिएगा एक से एक डिफिकल्ट शब्द आएगा और उसको तोड़ करके समझिएगा, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। और जहां उसका अर्थ आपको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो यह कह रहा है कि विधेयक संसद के सत्रावसान के कारण व्यापक यानी खत्म नहीं होगा। जैसे मान लिया जाए कोई विधेयक पर चर्चा चल रहा हो, अब पहले भी मैं सत्रावसान की बात किया हूं, अनुच्छेद 85 में सत्रावसान का मतलब होता है सत्र का अवसान होना। सत्र यानी सेशन, बैठक। सामान्य तौर पर संसद का 3 बैठक वर्ष में किया जाता है। ग्रीष्मकालीन सत्र जो कि शुरुआती सत्र है, उसी सत्र में बजट भी प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए उसको बजट सत्र भी कहते हैं। वर्ष के मध्य भाग में जब वर्षा का सीजन होता है भारत में, उसको मानसून सत्र कहते हैं। और वर्ष के अंत में ठंडा के मौसम में अक्टूबर नवंबर में वो होता है, उसको शीतकालीन सत्र कहा जाता है। तो सत्रावसान का मतलब सत्र का अवसान हो जाना, खत्म हो जाना। अब मान लीजिए लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी विधेयक पर चर्चा चल रहा हो, अब तब तक सत्र में खत्म कर दिया गया, अवसान कर दिया गया, खत्म। तो ऐसी स्थिति में विधेयक खत्म नहीं होगा, विधेयक बना रहेगा। ठीक, अब इसमें तीसरा मामला समझिएगा। तीसरा, मान लीजिए 2 सदन हो गया, लोकसभा और राज्यसभा। तीसरा समझिएगा, यदि किसी विधेयक को राज्यसभा पारित मतलब पास कर दे या राज्यसभा में लंबित हो और उसे लोकसभा पारित नहीं किया हो, तब लोकसभा के विघटन पर विधेयक व्यापक मतलब समाप्त, खत्म नहीं होगा। मामला ध्यान से समझिएगा, ऐसा ही शब्द उठा के एग्जाम में पूछता है, काफी महत्वपूर्ण मामला है। क्या कह रहा है, यदि किसी विधेयक को राज्यसभा पारित कर दे या राज्यसभा में लंबित यानी पेंडिंग पड़ा हो और लोकसभा पारित नहीं किया हो,
तब लोकसभा के विघटन पर विधेयक व्यक्तिगत यानी समाप्त नहीं होगा। उदाहरण यहां आप समझिएगा, मान लीजिए कोई विधेयक है, राज्यसभा में चर्चा हुआ और राज्यसभा मान लीजिए उसको पास कर दे, या राज्यसभा में अभी चर्चा हो रहा है, चर्चा हो रहा है मतलब पेंडिंग पड़ा हुआ है, लंबित पड़ा हुआ है, या मान लीजिए पास कर दिया है, यहां से वोटिंग होकर पास हो गया और लोकसभा में उसको अभी पास नहीं किया गया है, लोकसभा में उसको पास नहीं किया गया है। अगर दोनों कर देगा, मान लीजिए लोकसभा राज्यसभा दोनों कर देगा, तब तो राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। अभी राष्ट्रपति के पास जाने वाली मामला नहीं है, अभी दोनों सदन के बीच ही बात किया जा रहा है। तो मान लीजिए राज्यसभा या तो पास कर दे, या यहां मामला अभी पेंडिंग हो, लंबित हो, अब मान लीजिए तब तक लोकसभा का विघटन, विघटन मतलब भंग, खत्म। जैसे मान लीजिए 2024 में चुनाव हुआ था लोकसभा का, 2029 में लोकसभा विघटित हो जाएगा, फिर से पूरे देश में लोकसभा का चुनाव होगा, तो विघटन मतलब खत्म। तो कह रहा है कि राज्यसभा में पेंडिंग पड़ा हो या राज्यसभा पास कर दिया हो, तो लोकसभा के विघटन पर अगर लोकसभा विघटित हो भी जाता है तो ये विधेयक व्यक्तिगत नहीं होगा, मतलब ये विधेयक खत्म नहीं होगा। इसीलिए देखिएगा ना, कभी कभी काफी विवादित मामला होता है ना, जिसमें लोकसभा में काफी हंगामा वगैरह होता है, तो सरकार क्या करता है ना कि सरकार चालबाजी के तहत पहले उसको राज्यसभा से पास करवा देता है। राज्यसभा से पास करवा दिया तो अब पास हो गया ना, तो ये विधेयक लोकसभा के भंग होने पर कुछ नहीं इस पर फर्क पड़ेगा, ये बना रहेगा। इंतजार सरकार करता है कि अगर कभी बढ़िया माहौल हुआ तो लोकसभा से भी इसको हम पास करवा लेंगे, है ना। तो राज्यसभा पास कर देगा तो फिर ये विधेयक व्यक्तिगत नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। इसका एक उदाहरण आप भी जानते हैं, महिला आरक्षण वाला बिल। महिला आरक्षण बिल जो है राज्यसभा से बहुत पहले ही पास है। जैसे सवाल उठता है ना कि महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया जाए, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब विधानसभा में, तो महिला आरक्षण बिल को राज्यसभा से पास करवा दिया गया है। तो देखिएगा विधेयक बना हुआ है, लेकिन अभी कानून नहीं बनेगा। कानून कब बनेगा? जब लोकसभा भी पास कर दे और उस पर राष्ट्रपति साइन कर देंगे, तब कानून बन जाएगा। लेकिन केवल ये राज्यसभा से अभी तक पास हुआ है। ठीक, तीसरा मामला स्पष्ट हुआ। अब चौथा मामला देखिएगा। चौथा मामला, लोकसभा से पारित पारित मतलब पास, या लोकसभा में लंबित, और राज्यसभा में, पेन थोड़ा सही नहीं चल पा रहा है इसीलिए थोड़ा सा देरी हो रहा है, और राज्यसभा में लंबित विधेयक लोकसभा के विघटन के बाद व्यापगत मतलब समाप्त, खत्म, लोकसभा के विघटन के बाद विधेयक लिखिएगा, विधेयक व्यापगत हो जाता है। ठीक, अब चौथा मामला, इसमें क्या शर्त निकल करके आया, कंडीशन। चौथा कंडीशन क्या कह रहा है, ये मान लीजिए लोकसभा है, ये राज्यसभा है। अब ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई विधेयक
लोकसभा में पास हो गया है या पेंडिंग है, लंबित है, मतलब चर्चा चल रहा है, या मान लीजिए पासे हो गया है, और राज्यसभा में लंबित है, लंबित मतलब पेंडिंग है, राज्यसभा इसको पास अभी नहीं किया है। अब मान लीजिए लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो लोकसभा के विघटन के बाद क्या हो जाएगा, विधेयक व्यक्तिगत हो जाएगा, व्यक्तिगत मतलब समाप्त हो जाएगा, खत्म। मान लीजिए लोकसभा पास कर दिया है या लोकसभा में चर्चा चल रहा है, ठीक। मान लीजिए अभी का उदाहरण मान लीजिए, सरकार गिरेगा नहीं, दिल को मत लीजिएगा। 2024 में सरकार का गठन हुआ है, 29 में लोकसभा का चुनाव होगा 5 वर्षों के बाद। मान लीजिए 2025 चल रहा है, अब ये सरकार गिर जाए, लोकसभा भंग हो जाए, अब मान लीजिए अभी नरेंद्र मोदी की सरकार किसी विधेयक पर चर्चा कर रहा हो या पास कर दिया हो, अब तब तक सरकार गिर गया, तो मालूम है क्या होगा, अगर राज्यसभा पास नहीं करेगा ना तो विधेयक फेल हो जाएगा, खत्म। अब फिर से नया सरकार आएगा ना तो फिर से लोकसभा में बहस करा के वोटिंग कराना पड़ेगा। ये सब देखिए, सब डिस्क्रिप्टिव में अभी बहुत ही लंबा लंबा चीज है। ये मालूम है ऐसे क्यों दिया गया है, भारत लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाला देश है। लोकसभा जो होता है ये जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधियों का सदन होता है, तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का निर्णय जो होता है ये सर्वशक्तिमान माना जाता है। तो मान लीजिए अगर लोकसभा पास किया है और राज्यसभा पास नहीं किया और लोकसभा तब तक मान लीजिए सरकार गिर गया, तो फिर ऐसी स्थिति में विधेयक खत्म हो जाएगा और फिर नयका जो लोकसभा आएगा अब वो तय करेगा कि ये बनेगा कि नहीं। तो देखिएगा, एक चीज सुन लीजिए, राजनीति जिस पार्टी की सरकार रहती है, अगर लोकसभा से अगर वो पास कर दिया तो तुरंत जल्दी से राज्यसभा से उसको पास करवाता है, ताकि तुरंत उसको राष्ट्रपति से साइन करवा के उसको कानून के रूप में लागू करवाया जा सके, देरी नहीं करता है ना। तो इस तरीके से इसमें 4 कंडीशन है, चारों कंडीशन काफी महत्वपूर्ण है ना। तो आज का आपका क्लास इतना ही है ना, ठीक है।